चंदनपुर गांव की एक खूबसूरत सुबह, जहां सूरज की पहली किरण के साथ चिड़ियाओं चहचहा रही थी। मिट्टी के घर, शांत पगडंडियां और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। लेकिन इसी गांव के एक सीधे साधे किसान रामू के घर के आंगन में सो रहा था एक अनोखा जीव। नाम था नटवर, भूरे रंग का तगड़ा गधा जो काम से जी चुराता था। चल उठ भाई, खेत पर जाना है, कुएं से पानी भरना है, हल चलाना है, सारा काम फैला पड़ा है। कब तक सोया रहेगा? नटवर धीरे से अपनी एक आंख खोलता है, रामू को देखता है। रामू भैया, सुबह सुबह इतना चिल्लाकर मेरी दिव्य साधना को क्यों भंग कर रहे हो? हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान और जानवर दोनों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अरे भाग्यवान, कौन से शास्त्र में लिखा है ये? मैंने तो आज तक नहीं सुना। मेरे खुद के लिखे जा रहे महाग्रंथ नटवर उपनिषद में लिखा है। अभी पब्लिशर पैसे मांग रहा है, इसलिए बाजार में नहीं आया। जैसे ही आएगा सबसे पहली कॉपी तुम्हें ही ऑटोग्राफ के साथ दूंगा। तब तक मुझे सोने दो। हे भगवान, मुझे ही ऐसा अद्भुत जीव देना था क्या? गधा दिया सो दिया, ऊपर से इसे बोलने की बीमारी और दे दी। काम चोर कहीं का। तभी तेजी से घर का दरवाजा खुलता है। अंदर से रामू की पत्नी विमला बाहर आती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। सुनते हो जी, सुबह सुबह इस 4 पैर वाले आराम क्लब के चेयरमैन से क्या पंचायत लगा रखी है तुमने? 2 डंडे मारो इसकी पीठ पर और सीधे घसीटते हुए खेत ले जाओ। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर आज दोपहर तक खेत का पूरा काम खत्म नहीं हुआ तो रात को रसोई के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लग जाएगा। ना इस गधे को घास मिलेगी और ना तुम्हें रोटी। दोनों भूखे पेट भजन करना। विमला पैर पटकती हुई वापस अंदर चली जाती है। नटवर कांपते हुए धीरे से रामू के पास आकर फुसफुसाता है। रामू भैया, वो जो भाभी जी के हाथ में लकड़ी का यंत्र था ना, वो कानूनन खतरनाक हथियार की श्रेणी में आता है। मुझे तो लगता है कि सरकार को इस घरेलू बेलन पर तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। मेरी तो पूरी आत्मा कांप गई। चल अब चुपचाप, बेलन से बचना है तो सीधे रास्ते खेत चल। किस्मत ही खराब है। पिछले जन्म में मुझे किसी देश का राजा होना चाहिए था, जहां लोग मेरी आरती उतारते। पर इस जन्म में इस रामू के साथ खेत जाना पड़ रहा है। विधाता, तूने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। रामू आगे आगे हाथ में लाठी लिए चल रहा है। नटवर उसके पीछे इस तरह पैर घसीट घसीट कर चल रहा है जैसे उसके पैरों में 5-5 किलो के पत्थर बंधे हों। तभी रास्ते में रामू का दोस्त सुखिया आता है। राम राम रामू भाई, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? और तुम्हारा ये नटवर आज इतना मुंह क्यों लटकाए हुए? ऐसा लग रहा है जैसे इसकी सारी दौलत चोरी हो गई हो। अरे सुखिया चाचा, मुंह नहीं लटका है, मेरा कोमल दिल टूटा हुआ है। ये रामू भैया मुझे गधा नहीं बल्कि बंधुआ मजदूर समझते हैं। मेरी इस मासूम सुंदर शक्ल को देखो। क्या मैं इस कड़कती धूप में बोरी और हल उठाने के लायक दिखता हूँ? मुझे तो किसी ठंडे वीआईपी महल में होना चाहिए था। बाबा रे रामू, ये गधा तो सचमुच इंसानों की तरह साफ साफ बोलता है। मुझे तो लगा था गांव के लोग मुझसे मजाक करते हैं कि तुम्हारा गधा बातें करता है। हाँ सुखिया भाई, ये बोलता भी है, तर्क भी देता है और सुबह से लेकर शाम तक मेरा खून भी पीता है। काम के नाम पर इसके पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा सुनो रामू भाई, काम की बात बताता हूँ। आज सुबह ही हमारे खेत के पीछे जो घना जंगल है ना, वहाँ पुराने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए हैं। उनका नाम है बाबा सहजदास। बड़े चमत्कारी और पहुंचे हुए महात्मा हैं। चमत्कारी बाबा? क्या वो बिना काम किए पेट भरने का कोई मंत्र सिखाते हैं चाचा? मंत्र तो नहीं सिखाते, लेकिन जो भी उन्हें तंग करता है या उनके ध्यान में बाधा डालता है, वो उसे अपनी जादुई शक्तियों से तुरंत हरा मेंढक बना देते हैं। फिर वो जिंदगी भर टर टर करता रहता है। मेंढक शब्द सुनते ही नटवर के होश उड़ जाते हैं। रामू भैया, सुना तुमने? मेंढक? मुझे हरी घास पसंद है, लेकिन खुद हरा मेंढक बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो आज खेत की छुट्टी कर लेते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। चलो वापस घर चलें। घर पर विमला बेलन लेकर बैठी है, उससे डर नहीं लगता? वहां भूखा मरना है क्या? चल आगे बढ़,
बाबा के पास जाने की जरूरत ही क्या है, हम सीधे अपने खेत चलेंगे। हे भगवान, मैं तो दोनों तरफ से बुरी तरह फंस गया। एक तरफ विमला भाभी का अचूक बेलन और दूसरी तरफ बाबा का मेंढक बनाने वाला श्राप। मेरी तो गधा योनि ही खतरे में। सुखिया हंसते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। रामू नटवर को डंडा दिखाकर आगे हाँकता है और दोनों खेत की तरफ बढ़ने लगते हैं। तेज धूप खिली हुई है। खेत के एक छोटे से हिस्से में रामू हल चला रहा है। खेत के किनारे एक बड़ा घना आम का पेड़ है, जिसकी ठंडी और गहरी परछाई जमीन पर पड़ रही है। रामू पसीने से लथपथ है। दूसरी तरफ नटवर गधा चुपके से सरकते हुए आम के पेड़ की छांव में जाकर आराम करने लगता है। अरे ओ नटवर, ओ चंदनपुर के महाराजा, जरा इधर तो आना। पानी का घड़ा उठाना है और बैलों को चारा देना है। मैं यहाँ अकेला मर रहा हूँ और तुम वहाँ खर्राटे मार रहे हो। रामू भैया, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। और जहाँ तक काम का सवाल है, तो कल शाम ही मुझे शहर के मशहूर गधा डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि मुझे झुकने वाला कोई काम नहीं करना है। मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा डिस्क प्रॉब्लम आ गया है। क्या कहा? गधों की डॉक्टर? अरे ओ नखरेबाज, जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी गधों का डॉक्टर नहीं सुना। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे भैया, ये 2026 का नया जमाना है। अब इंसानों से ज्यादा जानवरों को बीमारियां हो रही हैं। यकीन नहीं आता तो डॉक्टर साहब का पर्चा दिखा दूं। पर दिक्कत यह है कि वो पर्चा मेडिकल की भाषा में लिखा है, तुम्हारी समझ से बाहर है। इसलिए चुपचाप मुझे आराम करने दो, वरना मेरी तबीयत बिगड़ी तो भाभी जी का बेलन तुम पर ही चलेगा। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। बैल बेचकर गधा खरीदा था कि काम में मदद होगी, यहाँ तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ रही है। अचानक खेत के सबसे आखिरी कोने से एक बहुत ही अजीब और तेज सुनहरी रोशनी चमकती है। हैं? ये खेत के कोने में कैसी अजीब रोशनी चमक रही है? दोपहर के समय ऐसा उजाला? कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? भूत? रामू भैया, शास्त्रों में लिखा है कि कौतूहल इंसान को भारी पड़ता है। तुम आगे जाओ और खतरे का जायजा लो। मैं यहीं पेड़ के पीछे से तुम्हें पूरी कमांडो सिक्योरिटी और मानसिक सपोर्ट दूंगा। अगर भूत ने हमला किया तो मैं गांव भागकर मदद बुला लाऊंगा। चुप कर डरपोक, चल मेरे साथ, देखते हैं वहाँ क्या है। जैसे ही रामू और नटवर झाड़ियों को पार करते हैं, सामने एक बड़ा और साफ सुथरा मैदान दिखाई देता है। मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना विशाल पीपल का पेड़ है। बाबा सहजदास चारपाई पर बैठे हुए हैं और हवा में उड़ रहे हैं। तेरी की रामू भैया, अपनी आंखें मल्लो जरा। ये तो कोई बहुत बड़े वीआईपी बाबा लगते हैं। इनकी चारपाई बिना पेट्रोल, बिना डीजल और बिना सीएनजी के हवा में उड़ रही है। काश ऐसी एक खाट मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर पैर घसीटकर चलना ही ना पड़े। चुप रहे मूर्ख, बाबा अंतर्यामी लग रहे हैं। कौन है जो हमारी इस परम साधना में विघ्न डाल रहा है? रामू किसान, तुम अपनी किस्मत का रोना लेकर यहाँ आए हो? प्रणाम बाबा जी, आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। हाँ बाबा, मैं इस गांव का एक गरीब किसान हूँ और ये मेरा गधा। और बाबा जी, मैं इनका पार्टनर और बिजनेस मैनेजर हूँ। नाम है नटवर। बाबा जी, काम की बात बताइए। ये जो आपकी चारपाई है, ये 1 लीटर में कितने का माइलेज देती है? और क्या यह बिकाऊ है? सेकंड हैंड ही दे दो, दाम सही लगा लेना। बोलने वाले जीव नटवर, मुझे सब पता है। तुम परम आलसी, कामचोर और बकवादी हो। तुमने अपने मालिक रामू की नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल सही कहा बाबा जी, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये सीधा सुधर जाए और खेत का काम करने लगे। ये लो रामू, ये तुम्हारे लिए। ये कोई साधारण खाट नहीं है, ये एक दिव्य उड़न खाट है। तुम इसका जहां का हुक्म दोगे, ये पलक झपकते ही वहां पहुंचा देगी। लेकिन इसकी एक बहुत ही कठोर शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा जी? क्या इसमें वीआईपी घास खिलानी पड़ती है? नहीं नटवर, शर्त यह है कि इस खाट पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो इस धरती का सबसे पक्का और सच्चा आलसी हो। अगर कोई भी मेहनती या ईमानदार इंसान इस पर पैर भी रखेगा तो ये जादुई खाट तुरंत काम करना बंद कर देगी और उस इंसान को पटक देगी। ओहो, बल्ले बल्ले। बाबा जी,
फिर तो यह खाट साक्षात भगवान ने केवल और केवल मेरे लिए ही बनाई है। इस पूरी धरती पर मुझसे बड़ा, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड और सर्टिफाइड आलसी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तो पैदा ही आराम करने के लिए हुआ हूँ। बाबा जी, आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं। नियति को यही मंजूर है रामू। नटवर, इस खाट को चलाने का एक गुप्त मंत्र है, ध्यान से सुनो। जब तुम्हें इसे उड़ाना हो तो कहना, धूल धक्कड़ हवा भारी, उठरी खाट चल सवारी। और जब इसे रोकना हो तो कहना, धूल धक्कड़ थम जा भाई, बस कर अब उड़न खटाई। बाबा सहजदास मुस्कुराते हैं और अपना हाथ हवा में लहराते हैं। अचानक एक तेज सफेद रोशनी का धमाका होता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, बाबा सहजदास हवा में विलीन गायब हो चुके होते हैं। आहा, मेरी तकदीर जाग गई। अब आएगा नटवर का असली राज। जादुई खाट जमीन से 1 फीट ऊपर तैर रही है। नटवर की आंखें खुशी से चमक रही हैं। वह बिना एक पल गंवाए अपनी चारों टांगें हवा में समेटकर एक जबरदस्त छलांग लगाता है और सीधे खाट के बीचों बीच जा लेटता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का जादू है। खाट तो बिना किसी रस्सी के हवा में तैर रही है। हाँ रामू भैया, अब तुम आराम से धूप में पैदल पैदल घसीटते हुए घर आओ। मैं जरा सुपरसोनिक स्पीड से घर जाकर विमला भाभी को एक जबरदस्त सरप्राइज देता हूँ। चलो री, मेरी उड़न खटोला, घर की तरफ सरपट चल। गांव की संकरी पगडंडी और मिट्टी के घर दिखाई दे रहे हैं। सुखिया गांव के चौराहे पर है और मजे से अपने मिट्टी के कुल्हड़ से चाय की चुस्की ले रहा है। तभी नटवर ऊपर से गुजरता है तो मुखिया जी देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। रामू के घर का आंगन। विमला हाथ में झाड़ू लिए आंगन की सफाई कर रही है। उसके चेहरे पर अभी भी वही पुराना गुस्सा है। नटवर की उड़न खाट धीरे से आंगन के बीचों बीच आकर हवा में ही रुक जाती है। विमलाई देखकर चौंक जाती है। हरी मोरी मैया, ये क्या नई नौटंकी है? ओ नखरेबाज गधे, तू जमीन छोड़कर आसमान में क्यों मंडरा रहा है? और ये रामू कहाँ मर गया? नीचे उतर अभी के अभी, वरना इस झाड़ू से भूत भगा दूंगी तेरा। अरे विमला देवी जी, जरा अपनी कड़क आवाज को धीमा कीजिए और तमीज से बात कीजिए। अब हम वो पुराने मामूली बोझा ढोने वाले गधे नहीं रहे। अब हमारा नया नाम है द ग्रेट फ्लाइंग नटवर। और हाँ, अब से मेरा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सीधे इसी वीआईपी खाट पर सर्व किया जाएगा। ध्यान रहे, घास थोड़ी ताजी और पानी गुनगुना होना चाहिए। क्या कहा? खाना खाट पर दूं? तेरी इतनी हिम्मत? तभी पीछे से रामू हांफते हुए पसीने पसीने होकर आंगन में आता है। विमला, रुको, इसे मत मारना। ये कोई मामूली खाट नहीं है। ये जंगल वाले सिद्ध बाबा सहजदास की जादुई उड़न खाट है। अच्छा, तो इस कामचोर मुफ्तखोर जीव को आसमान में उड़ने के लिए जादुई हवाई जहाज मिल गया और मेरा सीधा साधा पति धूप में पैदल मर रहा है। ये अन्याय मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। हट पीछे कामचोर, इस खाट पर अब मैं बैठूंगी और शहर जाकर शॉपिंग करके आऊंगी। अरे नहीं विमला भाभी, रुक जाओ, अनर्थ हो जाएगा। तुम दिन रात घर का काम करती हो, तुम बहुत मेहनती हो। ये खाट एंटी मेहनती है, ये ब्लास्ट कर जाएगी, पीछे हटो। लेकिन विमला एक नहीं सुनती है। वह गुस्से में आगे बढ़ती है और खाट को छू लेती है। तभी उसे बहुत जोर से झटका लगता है। देखा भाभी जी, मैंने पहले ही कहा था, ये खाट झूठ नहीं बोलती। ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे क्वालिफाइड आलसियों के लिए ही बनी है। मेहनती लोगों के लिए यहाँ नो एंट्री है। उसे रात को नटवर आसमान में सोया, रामू और कमला जमीन पर सो गए। सुबह होते ही नटवर गांव का चक्कर लगाने लगा। तभी उसको मक्खन चाचा का जलेबी का दुकान दिखता है। हाँ, क्या खुशबू है। मक्खन चाचा, राम राम। जरा देखना तुम्हारी जलेबियां पूरी तरह से क्रिस्पी बनी है या नहीं। लाओ, मैं खुद क्वालिटी टेस्ट कर लेता हूँ। नटवर हवा में जलेबियां ले लेता है और मजे से खाने लगता है। अरे पकड़ो पकड़ो, डाकू गधा आ गया, मेरी पूरी थाल उठा ले गया। नीचे उतरो चोर। अरे मक्खन चाचा, गुस्सा मत करो। अगली बार जब पैसों की बारिश होगी तो तुम्हारे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। तब तक के लिए नो टैक्स, ओनली स्नैक्स। नटवर की खाट अब थोड़ा और आगे बढ़ती है, जहाँ धनिया चाची की गाजर की दुकान है। धनिया चाची, ये गाजर बड़ी वीआईपी लग रही हैं।
आंखों की रोशनी के लिए गधों को गाजर खानी चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। नटवर खाट को नीचे झुकाता है और गाजरों का एक पूरा गुच्छा उड़ा लेता है। हट हट, भाग यहाँ से कामचोर। रामू के गधे ने नाक में दम कर रखा है। मेरी गाजर वापस कर। चाची, नाराज क्यों होती हो? सेहत बनाना सबका अधिकार है। टाटा। इस तरह नटवर की आलस और बढ़ती जाती है। इस करतूत से पूरा गांव परेशान है और नटवर की आदतें दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही हैं। शाम का समय है। रामू के घर के आंगन में गांव के मुखिया सरपंच धनपत सिंह आए हैं। उनके चारों तरफ मक्खन हलवाई, धनिया चाची, सुखिया और गांव के कई गुस्से से लाल ग्रामीण खड़े हैं। रामू हाथ जोड़े खड़ा है। रामू, तुम्हारे इस 4 पैर वाले नवाब ने आज पूरे चंदनपुर बाजार की नाक में दम कर दिया है। इसने मक्खन की जलेबी उड़ाई, धनिया की गाजर साफ की और तो और कल्लू के बाग से 5 किलो आम भी तोड़ लिए। ये गधा है या कोई हवा का तूफान? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद परेशान हूँ। ये मेरी एक नहीं सुनता। जब से इसे ये जादुई खाट मिली है, इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। सरपंच जी, इन छोटे मोटे दुकानदारों की बातों में मत आइए। ये सब ईर्ष्या का मामला है। इन लोगों को जलन हो रही है कि मेरे पास हवा में उड़ने वाली वीआईपी गाड़ी है और ये सब पैदल चलते हैं। मेरा सुझाव मानिए, आप सब भी काम करना छोड़ दीजिए, घोर आलसी बन जाइए। क्या पता बाबा सहजदास खुश होकर आप सबको भी एक एक खाट गिफ्ट कर दें, फिर सब हवा में घूमेंगे। सरपंच जी, इसकी जुबान बंद करो। ये चोर ऊपर से हमें लेक्चर दे रहा है। चुप रहो नटवर। रामू, हम इस पंचायत में आखिरी फैसला सुना रहे हैं। अगर कल से इस गधे ने गांव में किसी की भी दुकान पर हाथ मारा या हवा में उड़कर बदमाशी की तो हम इसे और इसकी खाट को इस गांव की सीमा से बाहर हमेशा के लिए खदेड़ देंगे। फिर तुम दोनों चंदनपुर में पैर नहीं रख पाओगे। जलने वाले जलते रहेंगे, नटवर भैया तो हवा में उड़ते रहेंगे। पंचायत खत्म, अब मुझे सोने दो। बात नहीं बन पाती है तो सरपंच और ग्रामवासी वहां से गुस्से में चले जाते हैं। रात का समय है। नटवर अपनी खाट पर गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे होश नहीं रहता कि वह कितनी ऊंचाई पर है। अचानक नींद में ही वह मजे से एक जबरदस्त करवट लेता है। वह बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और एक तालाब में जाकर गिर जाता है। अरे मोरी मैया, बचाओ! रामू भैया, विमला भाभी, बचाओ! कोई बचाओ रे! रामू भैया, विमला भाभी, सुखिया चाचा, मैं डूब रहा हूँ। इस पानी में तो बड़ी बड़ी मछलियाँ मेरे पैर काट रही हैं। नटवर की चीख पुकार सुनकर रामू और विमला दौड़े दौड़े तालाब किनारे आते हैं। अरे नटवर, तुम आसमान से सीधे पाताल में कैसे पहुंच गए? कहाँ गई तुम्हारी सुपरसोनिक स्पीड? रामू भैया, मजाक का वक्त नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान धरे का धरा रह गया। मुझे इस ठंडे पानी और कीचड़ से बाहर निकालो। मैं कसम खाता हूँ, विमला भाभी के उसी खतरनाक बेलन की कसम। कल सुबह से बिना जगाए ठीक 5 बजे उठूंगा। तुम्हारे साथ खेत जाऊंगा, घड़ा उठाऊंगा, हल चलाऊंगा, पर अब कभी आलस नहीं करूंगा। मुझे बचा लो भाई। रामू को नटवर के ऊपर दया आ जाती है और वह तालाब से नटवर को निकाल देता है। अगली सुबह का खूबसूरत नजारा। चिड़ियां चहचहा रही हैं। रामू अपने घर के आंगन में अभी आंखें मलता हुआ बाहर आता है। वह जैसे ही आंगन में कदम रखता है, चौंक जाता है। सामने नटवर गधा पूरी तरह साफ सुथरा होकर अपनी पीठ पर हल्की रस्सी और पानी के खाली घड़े बांधे खड़ा है। उसके चेहरे पर आलस की जगह एक नई चमक और फुर्ती है। रामू भैया, गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक सो रहे हो? सूरज उगने वाला है, जल्दी चलो, खेत का काम पड़ा है। आज पूरा खेत जोतना है, देर मत करो भाई। अरे नटवर, तुम खुद उठ गए और काम करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। कहीं मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहा? विमला, जरा बाहर आना। देखना, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है क्या? विमला बाहर आती है। नटवर को तैयार देखकर पहली बार उसके कड़क चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। चलो, तालाब के पानी ने इस कामचोर का दिमाग तो साफ कर दिया। आज इसके लिए चने की वीआईपी रोटी बनाऊंगी। शुक्रिया भाभी जी, पर पहले काम फिर इनाम। चलो रामू भैया, पगडंडी पुकार रही है। दोपहर का समय। नटवर बिना थके जी जान से रामू के साथ खेत में काम कर रहा है। उसके पैर अब पत्थरों की तरह भारी नहीं है।
बल्कि वह बिजली की गति से चल रहा है। शाबाश नटवर, तुमने तो आज कमाल कर दिया। जो काम 3 दिन में होता वो तुमने अकेले आधे दिन में निपटा दिया। भैया, मेहनत का पसीना इस जादुई खाट के झूठे आराम से 1000 गुना बेहतर है। आज मुझे समझ आया कि असली सुकून काम करने में है। तभी खेत की मेड़ से दौड़ता हुआ सुखिया आता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। क्या हुआ सुखिया भाई, सब ठीक तो है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे भाई, अपने गांव के उत्तर में जो बूढ़े करमू काका की जमीन है ना, जहां से मुख्य नहर का पानी आता है, किसी ने उस नहर का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया है। सुबह से करमू काका के खेतों में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। उनकी हरी भरी फसल धूप में सूखने लगी है। वो बेचारे बूढ़े हैं, अकेले क्या करेंगे, रो रहे हैं बैठकर। रामू, नटवर और सुखिया तेजी से दौड़ते हुए उत्तर की नहर के पास पहुंचते हैं। वहां गांव के 4-5 और लोग पहले से खड़े हैं। रामू बेटा, देखो किसी दुश्मन ने रात के अंधेरे में ये नीच काम किया है। अगर 3 दिन तक मेरी फसल को पानी नहीं मिला तो मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं तो भूखा मर जाऊंगा बेटा। काका, चिंता मत करो, हम इन पत्थरों को हटा देंगे। रामू पत्थर हिलाता है, पर वो टस से मस नहीं होता। इंसानों के बस का नहीं है इन्हें अकेले हटाना। इसके लिए तो क्रेन चाहिए या बहुत सारे लोग। रामू भैया, पीछे हटो। इंसान थक सकते हैं, लेकिन जब चंदनपुर का नया नटवर अपनी ताकत पर आता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। इस तरह नटवर अपने दिमाग और चतुराई से उस पत्थर को हटा देता है। लोग उसके बदलते व्यवहार को देखकर बहुत खुश होते हैं।